नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दो दिग्गज नेताओं के बारे में। दरअसल दो दिग्गज हैं और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दोनों ही मध्य प्रदेश की बड़ी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। एक है कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरे हैं हाल ही में निवृत्तमान हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल दोनों के लिए पार्टी के भीतर मुश्किलों का दौर चल रहा है। कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर बहुत सारी बातें हैं कि वो अचानक हाईकमान की नाराजगी के चलते प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिए गए। विदेश यात्रा से लौटने के बाद कमलनाथ जी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। अब इस बात के क्या मायने हैं? क्या कमलनाथ जी कांग्रेस से बड़े नेता हो गए? बात करें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। भाजपा की अनुशासित पार्टी के एक वो कद्दावर लीडर हैं। कहा जाता है कि अगर राजनीतिक कद की बात करें तो समूची भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप 3 लीडर हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान आते हैं। अब टॉप 2 तो सबको पता है, मोटा भाई और छोटा भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का नंबर आप जोड़ सकते हैं। कई बार वो अमित शाह से ऊपर के दर्जे के भी माने जाते हैं क्योंकि वो 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के भीतर अगर वरिष्ठता की बात करें तो अमित शाह से ऊपर आते हैं। लेकिन इन दिनों वो जिस ढंग की बातचीत कर रहे हैं उससे भाजपा के भीतर और भाजपा के बाहर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर खाने में लोग बड़े खुश हैं कि भाजपा अपने इतने बड़े लीडर की बेइज्जती कर रही है और शिवराज सिंह चौहान जवाब के तौर पर असंतोष भी अपने अंदाज में जता रहे हैं। हालांकि वो उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन आज की बातचीत में देखेंगे कि वो किस ढंग से अपनी जो असंतोष है या तल्खी वो जाहिर करते हैं। वो कहते थे पहले भी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वो भाइयों के बहनों के भाई और भांजे भांजियों के मामा हैं। फिर उन्होंने अपने घर पर बोर्ड लगा दिया मामा का घर। और एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री पद से हट जाता है तो लोग उसे दिल से तो गायब कर देते हैं और साथ ही साथ जो होर्डिंग्स है उस पर भी ऐसे गायब करते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, और खुद ही इस बात पर जोर का ठाका लगाते हैं। तो वो अपनी बात को जनता के बीच में कह रहे हैं। जनता की सहानुभूति उनके साथ है। चर्चा में विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे हमारे 3 विशेष मेहमान। इंदौर से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल, युवा तुर्कों में शामिल गौरव चतुर्वेदी जी। स्टूडियो हमारे 2 मेहमान हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी और सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ कमल राठी जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले हम सुन लेते हैं शिवराज सिंह चौहान ने किस अंदाज में अपनी बात कही और कमलनाथ किस ढंग से अपनी बात को कहते हैं। पहले उनको सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ हमारे साथ तकनीकी दिक्कत है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं उसको सुनेंगे और कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं ये भी सुनेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की, आखिर ऐसा क्या है भाजपा के भीतर और कांग्रेस के भीतर? बीजेपी 2003 के बाद 163 सीटों के साथ दूसरी या तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है और जब पार्टी भारी बहुमत में आती है तो कई बार ये होता है कि प्रतिपक्ष जब कमज़ोर होता है तो सत्ता पक्ष के भीतर ही एक प्रतिपक्ष पैदा हो जाता है और वो सरकार की चीज़ों को जनता के सामने लाता है क्योंकि प्रतिपक्ष तो कई बार दब जाता है। आपकी राय किस ढंग से देखते हैं आप कमलनाथ जी और शिवराज सिंह के बयानों को? फिर हम सुनवाएंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और कमलनाथ ने क्या कहा। असल में राजन जी, बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ घटा है, खासतौर पर जब से विधानसभा के चुनाव परिणाम आए हैं। अच्छा, शिवराज जी ने जब ये बात कही थी कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा तो उनकी मंशा कुछ दूसरी थी, क्योंकि उस समय सारे लीडर्स दिल्ली की परिक्रमा में व्यस्त थे। शायद एक पॉजिटिव वे में वो कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बाद जो उसका मायने निकाले गए वो बात जब दूर तक निकली तो इतनी दूर गई है कि वो वापस नहीं आ रही है। और फिर शिवराज जी की खुद की जो एक्टिविटीज़ पिछले कुछ दिनों से उनके जो स्टेटमेंट जो आए हैं जी, वो भी कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहे।
और मुझे ऐसा लगता है कि आलाकमान शिवराज जी की कोई भूमिका तय करे, इसके पहले शिवराज जी ने खुद अपनी भूमिका तय कर ली है। क्योंकि इतने इतने लंबे कार्यकाल में हमने कभी शिवराज जी को ऐसे बोलते हुए कभी नहीं देखा। जी। अभी जिस तरह की उनकी भाषा है, और अभी एक और शायद आपने देखा होगा, आज की एक बाइट थी, हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। जी। मोहन सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि ये डीजे और इन सब पर बैन लगाने की बात थी, एक निर्धारित ध्वनि पर वो बजाए जाएंगे। तो आज वो डीजे वाले शिवराज सिंह जी से मिले और अपनी समस्या उनको बताई। शिवराज जी ने उनसे साफ कहा कि आप जितनी मर्जी हो उतना बजाओ, डीजे बजाओ, ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, मैं आपके साथ हूँ। अब इसके मायने क्या है ये अलग बात है, क्योंकि लेकिन ये सीधे सीधे एक तरह से मुख्यमंत्री के आदेश से भी इतर चले गए वो। इसके पहले भी जब सेंटर को लेकर उनके जो स्टेटमेंट आए वो डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन लोग तो समझ रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब तक, अभी चूंकि सेंट्रल में केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल होना है, तो जब तक के लिए थोड़ा सा शिवराज जी भी वो थे ना, वो जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और आलाकमान भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में। यदि स्थापना हो जाती है मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान की जी। तो माना जाएगा कि सारा सब कुछ ठीक ठाक ही है। लेकिन यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल में यदि शिवराज जी को जगह नहीं मिल पाती तो फिर ये उनके राजनीतिक अवसान के संकेत हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ संभव है, परिस्थितियां दिखती कुछ हैं और होती कुछ हैं। उम्र के लिहाज से तो अभी राजनीतिक अवसान की बात मुझे लगता है कि जो उनकी उम्र लगभग 64 के आसपास होगी, तो अभी काफ़ी उम्र के उनके पास राजनीति करने के लिए वक्त है। जैसे लोग कहते हैं ना, क्रिकेट में कहते हैं कि रिटायरमेंट की ज़रूरत नहीं, अभी तो क्रिकेट बहुत बचा हुआ है। तो अभी शिवराज सिंह में काफ़ी राजनीति करने का मादा बचा हुआ, उम्र के लिहाज से भी और उनकी सक्रियता के लिहाज से भी। लेकिन गौरव जी से मैं पूछूंगा कि गौरव जी, जिस ढंग से कैलाश विजयवर्गीय ने चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि 163 सीटें मध्य प्रदेश में आई है, उसमें लाडली बहना की भूमिका नहीं है बल्कि मोदी की गारंटी का असर है। मध्य प्रदेश में 18 सालों की भाजपा सरकार, 18 साल के शिवराज सिंह 4 बार के मुख्यमंत्री, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, और उस एंटी इनकम्बेंसी को के गड्ढे को पाट कर 163 सीटें लेके आना, ये 2003 में भाजपा को 173 सीटों से सिर्फ 10 कम थी। और अगर मोदी की गारंटी का मामला था तो फिर ये मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कमतर क्यों नजर आई? वहाँ भी 2/3 बहुमत होना था। तो लोग तो कहते हैं कि मोदी की गारंटी और मामा की बहनों ने ये 163 सीटें दिलाई, लेकिन भाजपा के भीतर एक ग्रुप ऐसा है, एक तबका ऐसा है जो शिवराज सिंह को खारिज करना चाहता है। और शिवराज सिंह क्या खारिज होने वाले हैं, क्योंकि वो युवा तुर्क माने जाते हैं। वो कहते हैं कि पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर, माथे पर बर्फ और सीने में आग होनी चाहिए। जो लोग समाज सेवा राजनीति करते हैं, तो ऐसे शिवराज सिंह चौहान को कोई बांध सकता है क्या, खारिज कर सकता है क्या, वो रोक सकते हैं? अलग बात है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों उनको रोकने की कोशिश करेंगी, तब भी मुझे लगता है कि जो उनकी तासीर है उसके हिसाब से ये कठिन काम है। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान दो तरफा संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी के भीतर दिलीप सिंह अहिरवार कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया, बाद में वो आके सफाई देते हैं और ये भी कहते हैं कि मैंने तो कमलनाथ के बारे में कहा था। तो ये बहुत सारी बातें हैं। कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश छोड़ूंगा नहीं, शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं मांगूंगा नहीं कुछ, चाहे भले मर जाऊं। आपको क्या लगता है जो कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है, ये दो दिग्गज, दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों भाजपा के, दोनों अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता, आखिर क्या माजरा है, ये चल क्या रहा है? जी, आपने लंबे समय से राजनीति में देखा होगा कि जब जब केंद्र मजबूत रहा है तब केंद्र में बैठे नेताओं ने राज्यों को कमजोर करने की अपनी सारी तरकीबें भिड़ाई हैं। और कैलाश विजयवर्गीय कोई अपने आकलन के तौर पर नहीं कह रहे हैं। जब वो ये देख रहे हैं कि केंद्र इस बार शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं है, तो वो उसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में चारों राज्यों के परिणामों के साथ जोड़कर बोल रहे हैं। हालांकि जो बात आपने कही है कि आपको कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसका मानना पड़ेगा कि लाडली बहना के कारण एक कंफर्टेबल जोन में पार्टी आई, उसके बाद ऊपर जितना ज्यादा चला गया वो आप उसे इस लेवल पे एनालिसिस करते हैं वो अलग बात होगी। लेकिन
कैलाश विजयवर्गीय हो या बाकी नेता हो, जिस तरीके का व्यवहार अब शिवराज जी के साथ कर रहे हैं, वो सिर्फ केंद्रीय आला कमान की नजरों में बने रहने की कोशिश है। और शिवराज जी जो कर रहे हैं, शिवराज जी बहुत बड़े कद के नेता हैं और वो अपने उस कद का लाभ उठाते हुए अपने आप को स्थापित बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये फायदेमंद सौदा भी होता है और कई बार ये बहुत बड़े घाटे का सबब भी बन जाता है। जी, क्यों पार्टी में इस तरीके की बातें की जा रही हैं यार, जिस तरीके के इवेंट में शिवराज जी जा रहे हैं, जिस तरीके से बहनें उनको के साथ रो रही हैं या वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ये कई बार नुकसान भी पहुंचा सकते हैं शिवराज जी को। कई बार फायदा पहुंचाता है, स्वाभाविक तौर है कि आपकी फॉलोइंग देखकर ही पार्टी को निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली में बैठे हुए, अगर वो नहीं चाहते तो फिर आपके पक्ष में फैसला नहीं होता है। तो ये तो भाजपा की बात होगी। चूंकि कमलनाथ जी की बात हम करें तो जब मध्य प्रदेश में सत्ता से हटाए गए थे कमलनाथ, तो कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश में बना रहूंगा। आज मध्य प्रदेश में विपरीत परिणाम कमलनाथ जी के नेतृत्व में आए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो केंद्र से भी कुछ मांगने की स्थिति में है नहीं, तो उन्हें अपने आप उनकी मजबूरी हो जाती है कि मध्य प्रदेश में टिके रहना। तो इस नजरिए से मैं इस दोनों के कदमों को देख रहा हूँ, राजनीतिक कदम जो उठा रहे हैं दोनों नेता। गौरव जी, मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ आपके पास कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व का आपने सवाल किया कि मजबूत होता है, तो बहुत ही आम भाषा में कहें तो वो फिर राज्यों के साथ वो मनमानी करता है। एक तरह से शब्द गलत है, वो स्वेच्छाचारिता पर उतर आता है। जैसे राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र का चुनाव होना था और बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव होते भाजपा प्रत्याशी को मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया और वो भजनलाल शर्मा की सरकार में मंत्री हो गए। ये अभी तक का मुझे लगता है कि इतिहास है कि सरकार बनने के बाद इलेक्शन में किसी व्यक्ति को चुनाव जीतने हारने के पहले उसको मंत्री बना दिया गया। ये एक तरह से उसकी एक मनमानी कह सकते हैं या राजनीति में कि जो हम करेंगे वही सही होगा। लेकिन राजस्थान की जनता ने ये जानते हुए कि भाजपा की सरकार इस चुनाव में हारने जीतने से कुछ गिरेगी नहीं, फर्क नहीं पड़ने वाला, बावजूद इसके जनता ने ये बता दिया कि अगर आप मनमाना काम करेंगे तो हम आपको हरा भी देंगे। ये एक बड़ा जनता ने संकेत दिया, जनता जनार्दन ने, कि अगर आप मनमानी करेंगे, अहंकार में आएंगे तो ये जनार्दन उस अहंकार को खा जाता है। ये राजस्थान के चुनाव में भाजपा की हार से ये संकेत मिला है। जिन जिन राज्यों में आप इस तरह की मनमानी करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, जनता या कार्यकर्ता उनको सबक सिखाते हैं। अनुशासन की एक बहुत मर्यादा होती है, बहुत पतली सी डोर होती है, वो कब टूट जाए पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि इस दौर से बीजेपी गुजर रही है कि अगर हम किसी कुत्ते की पूंछ पर भी कमल का फूल बांध देंगे और वो जीत जाएगा, किसी खंबे पर हम कमल का झंडा लगा देंगे और वो जीत जाएगा, किसी चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी को मंत्री बना देंगे और वो जीत जाएगा, तो एक जवाब तो जनता ने दे दिया है कि अगर आप ऐसे प्रत्याशी को मंत्री बनाएंगे तो हम ये हरा देंगे कि हमारे निर्णय के बगैर आपने उसे मंत्री कैसे बनाया जबकि वो विधायक नहीं बना था। तो ये भारतीय लोकतंत्र में राजस्थान की उस सीट ने एक बड़ा संदेश दिया है। मैं पूछूंगा, आपसे भी पूछ रहा हूँ और योगीराज जी से भी इस पर मैं अगली दौर की बातचीत में पूछूंगा। लेकिन राठी जी, दो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के कमलनाथ और भाजपा के शिवराज सिंह चौहान। दिखने में ये आ रहा है, पता नहीं भीतर की क्या बात है, वो तो पार्टी का नेतृत्व जाने। अभी इन दोनों नेताओं की पार्टी अनदेखी कर रही है और इसको एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप किस ढंग से देखते हैं? देखिए, दोनों नेताओं का एक मूल स्वरूप में भी एक बहुत बड़ा अंतर है। पार्टी के अलावा कमलनाथ जी कभी जनता के बीच लीडर नहीं रहे, अगर रहे भी तो शायद छिंदवाड़ा तक सीमित रहे जी। वहीं हम शिवराज जी को देखते हैं तो पूरे प्रदेश लेवल पे उनकी राजनीति रही और भाषण और उसके मामले में तो पूरे हिंदी बेल्ट में ही वो काफ़ी अच्छा नाम, मतलब जहां भी जाते हैं तो जनता को आकर्षित करते हैं। तो ये एक बेसिक अंतर तो मुझे दोनों में लगता है। अब आपने कही जिम्मेदारी की बात, तो राजनीति में ऐसा होता है कि जब जिसको मौका लगता है वो अपना और अपने टीम को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये पहले कांग्रेस में बहुत चलन में होता था, अब भाजपा में वो धीरे धीरे, चूंकि कई कांग्रेसी भी भाजपा में आ गए और भाजपा ने भी अपना पैटर्न बदला, तो उसमें भी ये चलन आ गया कि अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाने का हर आदमी प्रयास कर रहा है। रही बात शिवराज जी की, तो मुझे लगता है शिवराज जी से जनता भी उम्मीद करती है और शिवराज जी भी जनता से उम्मीद करते हैं, क्योंकि वो टच में रहते थे शुरू से।
जब भी मुख्यमंत्री रहे, 18 साल का मुख्यमंत्री का कार्यकाल कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता है। हिंदुस्तान में गिने चुने लोग हैं जो 18-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं जी। तो मुझे लगता है कि जनता से उनका जो जुड़ाव, वो एकदम से आप कह दें कि भैया ये जुड़ाव टूट जाए तो बड़ा कठिन काम है। तो उससे वो उन्हें जिम्मेदारी मिली ना मिली, कुछ साउथ की तो शायद जिम्मेदारी भी मिल गई। नहीं, ये उन्होंने कहा अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जिम्मेदारी उनको कहाँ की मिलती नहीं मिलती, लेकिन ये जो गैप है बीच का, ये बेचैनी पैदा कर रहा है। मुझे लगता है सर कि भाजपा में थोड़ा गैप देने की भी एक प्रथा मुझे लगता है कि है, और इनको इससे बड़ी जिम्मेदारी दे के साउथ में देख रहे हैं हम कि भाजपा बहुत मतलब एक भी स्टेट में अभी सरकार में नहीं है। तो मुझे लगता है शिवराज जी का वहां पर पार्टी पूर्णतः उपयोग करेगी, इन्हें साउथ भेजेगी, और साउथ में कुछ राज्यों में ये लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन शिवराज जी के नेतृत्व में होगा, और अपने आप ही कहीं ना कहीं इससे भी ऊंचे पद पे जाएंगे, और ना भी जाएं तो जनता के बीच उनका पद बहुत ऊंचा है। वहीं कमलनाथ जी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जनता का अटैचमेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उसकी जगह दिग्विजय सिंह जी का अटैचमेंट शायद उनसे ज्यादा जनता से होगा। बिल्कुल। जोगीराज जी, दरअसल जो नेतृत्व करता है वो ये मानता है कि वो अपनी पार्टी का, अपने कार्यकर्ताओं का और अपनी सरकार का भाग्य विधाता है। वो जिसका चाहे वो भाग्य लिख देगा, जिसका चाहे वो भाग्य बदल देगा। तो ये कई बार भ्रम उन सबको हो जाता है जो सरकारों में या लंबे समय तक अधिकारपूर्वक पार्टी के भीतर या सरकार में काम करते हैं। इसके शिकार कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि जो शिवराज सिंह जी के मारे हुए होंगे वो भी इस बात को सोच रहे होंगे कि 18 साल तक वो भाग्य विधाता हो गए थे और उन्होंने हमको अवसर नहीं दिया। तो ये, लेकिन सवाल है कि बीजेपी के भीतर या कांग्रेस के भीतर जो जनता का लीडर है उसकी सहानुभूति जब हर समय उसके साथ होगी जब जब उसका नेतृत्व उसकी पिटाई करेगा। तो शिवराज सिंह चौहान की बहनें, उनके भांजे और भांजियों की सहानुभूति सड़क पर आपको दिख जाएगी। जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो बहनों का उनसे जो संवाद होता है वो बड़ा भावुक होता है, कई बार बहुत मार्मिक भी होता है, उसमें आंसू भी निकलते हैं। वो दिलासा भी देते हैं, बहनें भी उनको दिलासा देती है, और वो जवाब में कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं मध्य प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपकी राय क्या? लंबे समय तक पार्टी में कोई रहता है अधिकारपूर्वक तो वो अपने आप को भाग्य विधाता समझता है और उसी ढंग से फैसले लेता है, और कमलनाथ और शिवराज सिंह क्या उसी तरह की नीति का शिकार हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी तक के घटनाक्रमों से देखा जाए तो ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये बेचैनी केवल शिवराज की नहीं बढ़ रही, ये आला कमान से उनको लेकर जो भी चल रहा है, जो भी परिस्थितियां निर्मित हैं, ये कांग्रेस में तो परंपरा रही है, लेकिन भाजपा में ये विषाणु और कीटाणु फैल जाएंगे, ये चिंता की बात है। क्योंकि भाजपा में कभी बड़े नेताओं में ऐसा खुल के टकराव कभी नहीं देखा गया जो आजकल देखा जा रहा है। और ख़ासतौर पर जैसा कि आपने जिक्र किया कि शिवराज जी भी नंबर 3 की कद के नेता हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके की टैक्टिक्स अभी जो अपनाई जा रही है, ये रैंकिंग मतलब हम लोगों की अपनी है, पार्टी के भीतर उनकी क्या रैंकिंग है ये नहीं पता, लेकिन जिस ढंग से वो 14-18 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो 2003 में भाजपा संसदीय बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उस लिहाज से ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वो प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे, तो वो रैंकिंग हम लोगों की तय हुई है। पार्टी में उनकी रैंकिंग क्या है ये तो अंदाजा नहीं किसी को। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात और, आप जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी, तब भी आलाकमान ने शिवराज जी को सदस्यता अभियान समिति का प्रभार सौंपा था, लेकिन वो तब भी नहीं गए थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिसका कि परिणाम बहुत बाद में देखने को मिलता है। लेकिन तब वो निर्णय बहुत जल्दी हो गया था जी। अब निर्णय क्या होने वाला है? नड्डा जी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि हम उनको बड़ी जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ये जो गैप है कहीं बताता है क्या पार्टी उनको टेस्ट कर रही है कि उनका धीरज कितना है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, जनता उनके साथ कितनी है, कार्यकर्ताओं का रुझान कितना उनकी तरफ है, भाजपा जो विधायक है वो कितना उनको चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये एक किस्म की टेस्टिंग चल रही है। जी नहीं, लेकिन अब 18 साल जो आदमी चीफ मिनिस्टर रहा उसकी क्या टेस्टिंग करेगा आलाकमान? वो तो खरा सोना है वो। और दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि शिवराज जी ने इमोशनल टच रहा महिलाओं के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, उनके भावनात्मक रिश्ते शिवराज जी ने बनाए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन इतनी बेचैनी भी नहीं होना चाहिए कि जिससे मतलब वो कटुता की तरफ लड़ाई बढ़ती चली जाए और लोगों को ये समझ में आने लग जाए। अब जैसे कांग्रेस इस पर मजे लेने लग गई कि भाजपा में भी कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा। आज कांग्रेस से किसी मुद्दे पर बात करो तो वो उदाहरण देने लग गए कि आपके यहाँ भी शिवराज जी की क्या स्थिति, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक वैसे जैसे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ और दिव्य सिंह के बीच जो संवाद हुआ था कपड़े फाड़ने वाला,
उस पर भी लोगों ने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच तल्खी है। तब हालांकि दोनों नेताओं ने इसका खंडन किया था, लेकिन भीतर खाने में क्या हो रहा है इसका अंदाजा बाजार में सबको लग गया था कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और उसका असर कांग्रेस के इलेक्शन पर भी दिखा। और कांग्रेस जिस ढंग से हारी है वो ये अंदाज लग रहा है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच जो एक किस्म की रिफ्ट थी, दरार थी, उसी का नतीजा है। जी, अब देखिए शिवराज जी का तो देखिए आप इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है और कई बार उन्होंने अपनी काबिलियत साबित भी की है। लेकिन कमलनाथ जी के यदि संदर्भ में आप बात करें तो अभी तो आप मध्य प्रदेश में बैठ के कहते रहे कि साहब मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सवाल ये भी है कि दिल्ली बुला कौन रहा है इन्हें, क्योंकि अब ये उस उम्र पे पहुंच गए हैं कि ये उम्र पे क्या 2018 में ही अपने घर में विश्राम कर रहे थे, वो तो अचानक इनको नाम लेके आ गए और एक्टिव हो गए। बाकी तो इनएक्टिव तो वो पहले से ही हो गए थे। लेकिन कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी में ये बातें इसलिए चिंताजनक है कि एक तो लोकसभा चुनाव आपके सिर पर है, 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और ऐसे में मध्य प्रदेश के एक कद्दावर नेता को इस तरह से साइडलाइन करना ये थोड़ा सा पार्टी के लिए चिंता बढ़ाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोदी और शाह के बारे में कहा जाता है कि वो आश्चर्यजनक फैसले लेते, तो हो सकता है जैसे ही भी, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जैसे ही फेरबदल होगा तो कुछ शुभ संकेत शिवराज जी के लिए भी हों। बिल्कुल आश्चर्यजनक फैसले लेने का तो मामला राजस्थान में पता चल गया कि पहले बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, और जो चुनाव नहीं जीता था उसको मंत्री बनाया। तो पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया, ये तो बाद में पता चलेगा कि वो निर्णय सही था या गलत था। लेकिन जनता ने उस निर्णय को तो गलत साबित कर दिया कि आपने चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शपथ दिला दी। यानी आपने ये मान लिया कि हम जो निर्णय करने वाले उसके पहले आपने निर्णय तय कर दिया कि हम जनता उनको जिताने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से थोड़ा सा बड़बोलेपन का या वैसा है जो लोगों को खटकेगा, चुभेगा, और इसके नतीजे भी सामने आएंगे। रुझान तो राजस्थान ने बता दिया है। गौरव जी, आपकी राय जो सवाल मैं आपके पास छोड़कर गया था। राघवन जी, ये बात तो सही है कि जनता ने वहां सबक सिखाया है राजस्थान में, लेकिन इस मनमानी में एक चीज और भी मैं देख रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी को सहानुभूति के वोट मिले थे, दूसरा जो बड़े नेता भाजपा के लगातार क्षेत्र में बने रहते थे उनकी भी दूरी रही, और तीसरा जो एक सबसे बड़ा कारण है जो मनमानी राजस्थान में की थी, और जिस मनमानी के कारण वसुंधरा नाराज हुई थी, तो जो उनके समर्थक थे, मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस चुनाव में जनता को मनाने का काम नहीं किया, जनता उनके साथ रही और ये परिणाम आया। तो ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर केंद्र जब मनमानी करता है तो उसे जनता भी सबक सिखाती है। लेकिन हाल फिलहाल जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, उस स्थिति में तो हम यही कहेंगे कि अभी शिवराज जी को हाल फिलहाल कोई राहत सी मिल जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। और इसीलिए शिवराज जी लगातार अपने आप को अपने कद को बनाए रखने की जो कवायद कर रहे हैं, अब वो देखना होगा कि कितने सफल होते हैं। गौरव जी, इस आपने कहा ना कि वो जो जिम्मेदारी का निर्णय है वो होगा, कब होगा, नहीं होगा, लेकिन इस पूरे अंतराल में केंद्रीय नेतृत्व को भी नुकसान हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान को भी नुकसान हो रहा है, और इन दोनों इसके चक्कर में पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। ये बात कम से कम निकलकर सामने आ रही है साफ तौर पर कि इस देरी में, इस विलंब में निर्णय करने के, आपको पद देना तो दे दीजिए, नहीं देना तो मना कर दीजिए, लेकिन ये जो डिले टैक्टिस है इसमें भाजपा का नेतृत्व भी सवाल के दायरे में आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान भी बेचैन हो रहा है, उनके समर्थकों में भी दिक्कत आ रही है। ये नुकसानदेह है सबके लिए, नेतृत्व के लिए, शिवराज जी के लिए और भाजपा के लिए। गौरव जी, नहीं, स्वाभाविक तौर पर आप जैसे राघवन जी, आप कई बार कहते हैं कि एक कार्यकर्ता को बनने में बरसों लगते हैं जी, तो शिवराज जी जैसा कार्यकर्ता कोई बहुत आसानी से गढ़ा नहीं गया है। एक पूरी मेहनत, तपस्या रही है। उनके जो सीनियर लीडर रहे, उन्होंने जिस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया, जिस तरीके से चीजें सिखाई हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर एक जायज कार्यकर्ता को देरी के साथ भी न्याय मिलेगा तो वो अन्याय की श्रेणी में ही माना जाएगा और उसका नुकसान स्वाभाविक तौर पर भाजपा को होगा। और ये भी है कि शिवराज जी को रिप्लेस किसने किया है? उनके कद के लीडर ने किया या छोटे ने किया, बड़े ने किया, और वो क्या रिजल्ट देंगे ये समय बताएगा। इसमें कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। बहुत संक्षेप में आपकी अंतिम राय राठी जी। सर, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी नित्य नए प्रयोग भी करती है, तो मुझे लगता है कि हम ये कहना कि शिवराज जी को गैप दिया है, मुझे लगता है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं उनको इससे बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रयास कर रही है।
और तो उसी में आगे है। कह सकते हैं कि पार्टी टेस्ट कर रही है, कसौटी पे कस रही है कि आपको 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, कुछ दिन आपको अगर सारे पदों से दूर रखा तो आपकी बेचैनी कैसी है, आपका समर्थन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, और इसके साथ साथ ये भी इससे पता चलेगा कि केंद्रीय नेतृत्व कितना संजीदा है अपने कार्यकर्ताओं के उपयोग करने में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान छोटे कार्यकर्ता नहीं है, वसुंधरा राजे छोटी कार्यकर्ता नहीं है, ये पार्टी के बड़े लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि आखिर ये दिग्गजों की अनदेखी क्या रंग लाती है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत धन्यवाद, और राठी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।